नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। 3 दिन पहले दिल्ली बुरी तरह से शर्मिंदा हुई। एमसीडी के सदन में चुना जाना था मेयर, लेकिन वहां पर चली चेयर। हंगामे की ये शर्मनाक तस्वीरें पूरे देश ने देखी और दिल्ली की छवि को गहरा धक्का लगा। इसके 3 दिन बाद यानी कि आज सदन की लड़ाई सड़क पर आ गई। बीजेपी ने जहां सीएम केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने बीजेपी दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा काटा। बड़ा सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी और बीजेपी की इस लड़ाई में दिल्ली के लोग यूं ही पिसते रहेंगे? क्या अगले 5 साल तक सदन से लेकर सड़क तक यही जोर आजमाइश चलती रहेगी? तो फिर दिल्ली का विकास कैसे होगा? आखिर दिल्ली को कब मिलेगा उसका मेयर? इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम 5 की पंचायत में चर्चा करेंगे और हमारे साथ होंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन उसके पहले देखते हैं कि आखिर दिल्ली में सदन की लड़ाई सड़क पर कैसे आई। मेयर के चुनाव को लेकर आज बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इस बीच मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे सांसद प्रवेश वर्मा समेत बीजेपी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों को उन्हें रोकने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। दोपहर 11:30 बजे शुरू हुआ यह प्रदर्शन पूरे 1.5 घंटे तक चला। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भारी तादाद में जमा होकर सीएम आवास का घेराव किया। आइए देखते हैं कि इस प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेताओं का क्या कहना था। अरविंद केजरीवाल को समझना पड़ेगा, तो कानून के हिसाब से, आपके हिसाब से कानून नहीं चलेगा। कानून तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सेक्शन 3 लेफ्टिनेंट गवर्नर जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको पूरा अधिकार है चुनने का बनोनी पार्षद। आपको डर किस बात का है? आपको डर इस बात का है कि कहीं अभी क्रॉस वोटिंग ना कर दे। हाउस के अंदर जिस प्रकार से कानून का उल्लंघन हुआ, इनके अपने विधायक, इनके अपने पार्षद जिस प्रकार से वहां धक्का मुक्की करी, मैन हैंडलिंग करी, लोगों से हिंसा करी, हमारे 7 पार्षदों को चोटें आई हैं, अपना उनका फ्रैक्चर हुआ है। ये दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल को कानून पर विश्वास नहीं है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। केजरीवाल के लिए लोकतंत्र की कोई चीज ही नहीं है। लोकतंत्र के अंदर सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, मेरे को भी अधिकार है। तो किस अधिकार से ये पार्षदों को रोक रहे हैं? किस अधिकार से ये गुंडागर्दी कर रहे हैं? किस अधिकार से ये कुर्सियां फैला रहे हैं? किस अधिकार से कुर्सियां मार रहे हैं, माइक तोड़ रहे हैं? इन्होंने तो पहली एंट्री गुंडागर्दी से चालू करी है। लोकतंत्र का खुला विरोध कर रहे हैं। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खामखा कोई काम होते हैं उसमें विघन डालना, परेशान करना, ऐसा काम नहीं चलेगा। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। निगम के अंदर इस प्रकार की जो घटना थी, महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उसे हम सहन नहीं करेंगे। यदि कोई किसी बात पर आपत्ति थी तो आप कानून का सहारा ले सकते थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ना कानून में आस्था रखता है, ना लोकतंत्र में आस्था रखता है। ये वही व्यक्ति है जो 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, जो इंडिया गेट के ऊपर धरना देता है। आज लोकतंत्र के माध्यम से चुने हुए निगम पार्षदों को शपथ न लेने देना, आज जनता के बीच में उजागर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता दिल्ली विधानसभा के ऊपर कूच करने के लिए आज आए। केजरीवाल को डर किस चीज का है? अगर उनके पास 134 पार्षद हैं तो वो अपना चुनाव करवाएं, अपना मेयर बनाएं, हमारे 10 पार्षदों का अपना ओथ करवाएं। किस बात का डर है? वहीं सदन की लड़ाई सड़क पर लाने के मामले में आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं रही। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के दफ्तर का घेराव किया और बीजेपी और एलजी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद, आप के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज और पार्टी नेता आदिल अहमद खान ने किया। वोटिंग का अधिकार एल्डरमैन को तो नहीं है। आप एल्डरमैन को ये अधिकार कैसे दे सकते हैं? और अगर आपकी बेईमानी को हम उजागर कर रहे हैं तो हम डर गए। जो मैंडेट मिला उसको स्वीकार करें और उसके हिसाब से सरकार बनने दे। जो बेईमानी करता है वो डरता है। बीजेपी और आप के दोनों के बीच जो आरोपों का खेल चल रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब दिल्ली का क्या होगा। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान, जिनका परिचय मैं आपसे करवाना चाहता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त शिवम छाबड़ा, जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के,
साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं पीयूष जोशी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। साथ ही हमारे साथ होंगे DK दुबे, जो वरिष्ठ वकील हैं और संवैधानिक मामलों के जानकार हैं। साथ ही राजीव तुली भी हमारे साथ होंगे, जो जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। पहला सवाल मेरा पीयूष जोशी जी आपसे है कि जब आपके पास बहुमत है सदन के अंदर, MCD के सदन में, तो आप लोग मेयर का चुनाव करवा के बात को खत्म क्यों नहीं करते हैं? दिल्ली को नया मेयर क्यों नहीं देते हैं? दिल्ली के विकास में बाधा बनने की कोशिश आम आदमी पार्टी क्यों कर रही है? देखिए, ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो आ सकता है, पर एक न्यूट्रल पत्रकार के नाते आपसे इस प्रश्न की उम्मीद देखिए, नहीं दिल्ली करता के नागरिक यही पूछ रहा है। आप शुरुआती आरोप लगाने से कर देते ना, दिक्कत आप लोगों के साथ ही है। मतलब सवाल पूछना भी ऐसा लगता है कि अपराध है, आपसे कोई सवाल पूछना भी अपराध लगने लगता है। दिल्ली का वासी ये पूछना चाहता है कि सड़कों पर लड़ाई क्यों हो रही है? ये मेयर मिलना चाहिए दिल्ली को, दिल्ली का विकास होना चाहिए। ये सवाल मैं बीजेपी से भी पूछूंगा। डेफिनेटली प्रकाश जी, देखिए ऐसा क्यों हो पा रहा है और ये नौबत क्यों आई है, आप इसको यदि एक सीक्वेंस में देखेंगे तो सारी चीजें समझ जाएंगे। सीक्वेंस शुरू होता है मध्य प्रदेश से, सीक्वेंस फिर उसके बाद गोवा में चालू होता है, महाराष्ट्र में चालू होता है और भी अन्य कई राज्यों में चालू होता है। राजस्थान में भी सचिन पायलट के गुट के साथ में इन लोगों ने ये सारी चीजें की थी। तो एक ट्रेंड है कि भाई किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकारें बनाती है वहां पर जहां पर वो चुनाव हार गई, जनता ने नकार दिया। अभी यहाँ पे आप देखिए कि मैंडेट किसके पास में, आम आदमी पार्टी के पास में चुनाव जीता है आम आदमी पार्टी ने। नॉर्मली एक प्रक्रिया होती है, LG को अधिकार है, अभी हमने हरीश खुराना जी को आपकी बाइट में सुना कि भाई हाँ ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को अधिकार है ऑल्डरमैन नियुक्त करने का। यदि ऑल्डरमैन नियुक्त करने का लेफ्टिनेंट गवर्नर को अधिकार है, पर उसमें लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ये सीधे सीधे परिभाषित कर चुका है कि विद द काउंसिल ऑफ द कैबिनेट एंड द चीफ मिनिस्टर। तो भाई आपने ये काउंसिल किया क्या कैबिनेट से? आपने चीफ मिनिस्टर से काउंसिल किया क्या? लॉ एंड ऑर्डर, पुलिसिंग और लैंड के अलावा बाकी सारी चीजों में दिल्ली सरकार का मशवरा लेना पड़ेगा LG को। LG साहब वो नहीं करते। फिर जो दिल्ली सरकार की तरफ से नाम जाता है पीठासीन अधिकारी के लिए, प्रोटेम स्पीकर के लिए, उसको रिजेक्ट कर देते हैं जबकि वो सीनियर मोस्ट पार्षद है। चलिए कोई बात नहीं, वो भी LG साहब का अधिकार है, सभी चीजें LG साहब का अधिकार है। तो चुनाव करवाना बंद कर देते हैं और सीधे सीधे बोल देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जहां भी चुनाव हारेगी वहां पे भारतीय जनता पार्टी अपना येन केन प्रकारण जोड़ तोड़ की राजनीति करके कहीं से कुछ फिगर्स बनाने की कोशिश करके और अपनी परिषद बना लेगी। तो चुनाव की जरूरत ही क्या है दिल्ली जैसे राज्य में? एक बात और बस मैं कह के खत्म करना चाहूंगा, पिछली बार की परिषद देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के पास में मेजोरिटी थी, आम आदमी पार्टी विपक्ष में बैठी थी, तब कोई समस्या नहीं आई थी। जब भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी में थी तो आम आदमी पार्टी ने तब तो कुछ नहीं किया, एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई। तो सोर लूजर कौन है ये तो दिख ही रहा है ना भाई, हार का दर्द किसको हो रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अभी खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे जैसी हो गई, क्योंकि जनता ने नकार दिया 15 साल के राज्य। पीयूष जी मैं आपको रोकूंगा, हमारे साथ शिवम छाबड़ा भी हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं, जो पीयूष जी कह रहे हैं कि आप लोग परंपरा का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? जो परंपरा स्थापित थी उसको तोड़ने की कोशिश क्यों की जा रही है सदन के अंदर? देखिए, सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण चीज तो ये है, जैसे वो कर रहे थे ऐसा लग रहा था लुकिंग लंडन टॉकिंग टोक्यो। भाई आप बात कीजिए, आपको दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया, दिल्ली की जनता ने आपको चुन करके भेजा, अपना मेयर बनाएंगे। अब लगातार उस बात पे अगर विरोध करना ही एक एकमात्र आपका लक्ष्य है तो अलग विषय है। आप उस पूरे सदन में जिस दिन 6 तारीख को आप लोग आए, आप फुल्ली प्रिपेयर्ड आए थे, आप लोग इस मंशा से आए थे कि साहब सदन की कार्रवाई चलने नहीं देनी है, नए पार्षदों को इलेक्शन उनका नहीं होने देना है, मतलब उनकी वोट नहीं होने देनी, इस मंशा से आपने जो है उस दिन आप आए थे। उसका और मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान ने दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी के जो गुंडा पार्षद है उनका कृत्य देखा है। मुझे उसमें बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं सीधा सीधा सवाल ये पूछता हूँ, मेरे तो सीधा भाई इसका जवाब पीयूष जी अगर दे सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे मेरा अनुभव पिछले 3-4 दिनों का ऐसा है कि जब मैंने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से सवाल पूछा तो उसका उत्तर मुझको मिला नहीं। मैं सीधा पूछ रहा हूँ, यदि आपके पास में मैंडेट है, आपको किस बात का डर है कि आप उसकी मैंडेट को सम्मान ना करते हुए अपनी दिल्ली में अपना मेयर क्यों नहीं बना पा रहे हैं? इसका जवाब आप दे दीजिए। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो इसका मामला इस बात पे कंक्लूड कर देते हैं कि शायद आपके पार्षदों पर कोई कंट्रोल नहीं है, शायद आपके पार्षद वास्तव में आपके नहीं है। इस बात को भी स्वीकार कर लेना चाहिए अगर ऐसी स्थिति है तो। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मुझे लगता है दिल्ली की राजनीति का सबसे निचला स्तर अगर कभी देखा है, कोई देख रहा है तो विश्वास मानिए आम आदमी पार्टी के जो ये पिछले 3 दिन के अंदर घटना घटी, 6 तारीख को जो घटना घटी दिल्ली नगर निगम के सदन में, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण थी।
और मुझे लगता है दिल्ली की राजनीति का सबसे निम्न स्तर हमने उस दिन देखा है। पीयूष, शिवम भाई से पीयूष एक बहुत गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी पर लग रहा है कि बिल्कुल ठीक बात है। जो देखिए वो आम आदमी पार्टी को अपने ही पार्षदों पर भरोसा नहीं है और बहुमत में आने के बाद भी, मैंडेट में होने के बाद भी उसे डर लग रहा है क्रॉस वोटिंग का। ये कैसी पार्टी है, अपने ही पार्षदों पर भरोसा नहीं? कुछ दिन पहले विधायकों के साथ लग रहा था, आरोप लगाए जा रहे थे कि विधायकों को बीजेपी खरीदने की कोशिश कर रही है। तो एक ऐसी पार्टी है इसको अपने विधायकों पर, अपने पार्षदों पर ही भरोसा नहीं है। प्रकाश जी, ऐसा हो रहा है कि भाई चोर चोरी करने आ रहा है और आप बोल रहे हो आपको अपने तालों पे भरोसा नहीं है, आपको अपने दरवाजों पे भरोसा नहीं है, आपको अपने घर की दीवारों पे भरोसा नहीं है। अरे भाई चोर को पकड़ो ना, जो चोरी करने आया है उसको पकड़िए, क्योंकि उसकी तो आदत है। प्रमाणित करो। एक भी आरोप आप प्रमाणित नहीं करते, केवल छू के भाग जाते हैं, छू के सब देखिए, पहले आपने दिल्ली विधानसभा में कहा आपका इतना बड़ा मेजोरिटी थी, उसके बाद आपने कहा कि विधानसभा के अंदर आपने ये स्ट्रेटेजी आपके टर्न का इंतजार कर लो। शिवम भाई, शिवम जी पीयूष को बोलने दीजिए। शिवम, पीयूष को बोलने दीजिए। अभी मैं बोलना शुरू किया था, आपके समय उन्होंने कुछ नहीं बोला था। पीयूष को अपनी बात पूरी कहने दीजिए जी। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि भाई जो प्रेसिडेंस फॉलो नहीं हो रहा है तो वो कोई बहुत स्ट्रेट लाइन में तो नहीं हो रहा है। ये बताएं एलजी साहब कि उन्होंने क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की या चीफ मिनिस्टर की सलाह ली थी कि ऑर्डरमैन नियुक्त करने के पहले, जो जिसके लिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली बाध्य है। पर मेरा कहना है कि देखिए हम उम्मीद भी नहीं करते उनसे, क्योंकि वो जिस तरीके से काम में टांग अड़ा रहे हैं लगातार दिल्ली सरकार के, तो केंद्र सरकार के एक एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। पर कोई बात नहीं। पर मेरा यह कहना है कि जैसा ये प्रश्न है कि पार्षदों पे भरोसा नहीं है, थोड़े दिन पहले कांग्रेस को विधायकों पे भरोसा नहीं था, ये बात गोवा में भी करी, ये बात हम इन्होंने हर जगह करी है, कर्नाटक में करने की, तेलंगाना में करने की कोशिश करी है। भरोसा सब पे है, पर भाई इसका मतलब ये नहीं कि हमें भरोसा हो हमारे पार्षदों पे और विधायकों पे तो आपको लोकतंत्र की हत्या करने की खुली छूट दे दी जाएगी। खुली छूट नहीं दी जाएगी। और बीजेपी के पार्षदों ने जिस तरीके से मारपीट करी है, हमारे भी 4 पार्षद जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो भैया ये सीधी सी बात है कि आप मतलब आप अपने पार्षदों की जो वायलेंस है, जो हिंसा है, उसको भूल जाएंगे। लोकतंत्र की यहाँ पर आप एलजी के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, 10 मनोनीत सदस्यों के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। एक ध्यान में आपका यहाँ पर दिलाना चाहता हूं कि जो 2017 से 2022 के बीच जो 30 एल्डरमैन आम आदमी पार्टी की सरकार ने नियुक्त किए थे, वो 30 की 30 जो है आम आदमी पार्टी के बैकग्राउंड के थे। और इस वक्त जब एलजी ने जो 10 मनोनीत किए हैं, उसमें सौरभ भारद्वाज आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी की, आपने बीजेपी के जो समर्थक है उनको 10 को आपने तैनात कर दिया है, जबकि यही चीज आप कर चुके हैं। इसके अलावा एक और बड़ा संवैधानिक घोटाला उस दौर में हुआ था, मैं आपको बता दूं। मुझे बात कहने दीजिए। उस दौरान दक्षिण दिल्ली के रहने वाले जो पार्टी प्रवक्ता थे आपके, घनेंद्र भारद्वाज और कैप्टन शालिनी को आपने पूर्वी दिल्ली के नगर निगम में नियुक्त कर दिया था। तो जब आपके समय हुआ तो वो ठीक था, लेकिन जब बीजेपी के इस दौर में हो रहा है तो गलत है। ये कैसे हो सकता है? देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के 10 को इलेक्ट किया है, या प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्होंने कांग्रेस के 10 को नियुक्त किया है या वो किया है। देखिए, ऑब्जेक्शन का एक पॉइंट हो सकता है, वो एक राजनीतिक पॉइंट हो सकता है, पर पॉइंट ये है कि भाई आपको जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोल चुका है कि ऑर्डरमैन की नियुक्ति में, लेजिस्लेचर की किसी भी चीज में आपको दिल्ली सरकार, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से लेजिस्लेचर की सलाह के साथ में आपको नियुक्ति करना पड़ेगी। प्रॉब्लम वहां पे है कि भाई लेजिस्लेचर की सलाह लिए बगैर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर की सलाह लिए बगैर एलजी साहब अपनी मनमर्जी से सब काम थोड़ी ना कर सकते हैं साहब। यदि यही करना है तो दिल्ली सरकार को, मतलब भाई चुना हुआ कौन है ना दिल्ली में दिल्ली सरकार चुनी हुई है, एमसीडी के पार्षद चुने हुए, भारतीय जनता पार्टी भी एक मजबूत विपक्ष के रूप में वो भी चुने हुए। पीयूष, आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और उस मुद्दे का जवाब हमें जानने के लिए संविधान विशेषज्ञ डीके दुबे साहब के पास चलना पड़ेगा। डीके दुबे साहब, जो पीयूष कह रहे हैं कि एलजी के अधिकार कितने हैं, क्या वो एल्डरमैन की नियुक्ति या मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति वो बिना किसी सलाह के कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? संविधान, नियम, कायदे, कानून इस पर क्या कहते हैं दुबे जी? देखिए, बात यह आती है कि जैसा भाई सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के विषय को पहले साइड में रखते हैं, क्योंकि वो मुझे लगता है एल्डरमैन के ऊपर वो जजमेंट नहीं है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लेकर है। बात यहां पर आती है कि एलजी के लिए 2 अलग अलग स्पेस हैं। एक तो वो जो विषय राज्य सरकार के हैं, उन विषयों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एलजी को निर्णय लेते समय राज्य सरकार की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। लेकिन जो विषय राज्य सरकार के नहीं हैं, वो विषय एलजी के लिए इसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होम मिनिस्ट्री होती है, तो होम मिनिस्ट्री से सलाह लेता है। इसलिए यहां पर जब एमसीडी एक्ट की हम बात करते हैं, तो एमसीडी का एक्ट राज्य सरकार के द्वारा बनाया हुआ एक्ट नहीं है।
जो एमसीडी का एक्ट है वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया, चूंकि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है, इसलिए जहां तक मुझे लगता है जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है वो सिर्फ इतना है कि एलजी इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द मैटर्स दोज आर गवर्न्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और चूंकि दिल्ली जो है वो आर्टिकल 243 वो विशेष कानून के तहत गवर्न होती है और वो पूरा स्टेट नहीं है, इसलिए दिल्ली में मुझे जहां तक लगता है वो ये है कि एलजी के पास अधिकार होता है। हालांकि जो पिछली बार की बात है तो वो राज्य सरकार ने प्रपोज किए थे नाम, वो उन्होंने माने थे और वो मानने का एक कारण भी रहता है। जो मेजोरिटी में होता है वहां पर वो मेजोरिटी के अलावा बैलेंस ऑफ पावर के लिए दूसरी पार्टी या दूसरे को भी वहां प्रपोज कर लिया जाता है। लेकिन ये बात कहना कि वो इनको अपॉइंट करने के लिए दिल्ली की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बाध्य है, ये मुझे लगता है इस पर डाउट है, इस पर कोर्ट के द्वारा फिर से क्लैरिफिकेशन लाने की आवश्यकता है, तभी इस तरह का कोई बयान देना चाहिए, जो मुझे समझ में आता है। पीयूष जी, आपने डी.के. दुबे साहब की बात सुनी, क्या उनकी बात से पूरी तरह संतुष्ट हैं? अभी भी मन में कुछ सवाल आपके बाकी रह गए? नहीं, देखिए सवाल तो बिल्कुल साफ है, क्योंकि दुबे साहब भी जो भाई वो मुझसे ज्यादा विशेषज्ञ हैं इस मामले में, मैं जानता हूं, मैं तो पेशे से चिकित्सक हूं, तो उनकी बात को पूरे सम्मान दिया जाएगा। पर उनकी सम्मान के साथ में मेरे कुछ प्रश्न, क्योंकि वो खुद बोल रहे हैं कि भाई माननीय न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को इसके ऊपर वापस से रिविजिट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन सी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से आपको सलाह करना है। तो जब माननीय उच्चतम न्यायालय कुछ चीजें बोल चुका है, मैं जो बात दुबे जी ने करी वो एमसीडी एक्ट की करी, क्योंकि एमसीडी एक्ट केंद्र सरकार द्वारा पास है, इस वजह से उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट की हो सकती है। मेरा यह कहना है कि वही उच्चतम न्यायालय ये भी बोलता है कि लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिसिंग के अलावा बाकी सारे जितने भी मैटर्स हैं वो दिल्ली सरकार के मातहत आते हैं। तो ये कंफ्यूजिंग वाला, यदि हम बोलते हैं एट बेस्ट हम इसको बोलते हैं कॉरिडोर ऑफ कंफ्यूजन बोल सकते हैं, तो दैट हैज टू बी रिविजिटेड। जब रिविजिटेड बात होती है तो चलिए बेस्ट क्या होता है कि भाई एलजी साहब बैठ जाते, चीफ मिनिस्टर को बिठा लेते और बात कर लेते कि भाई ऑल्डरमैन नियुक्त करना है। नॉर्मली 3 से 4 महीने की प्रक्रिया होती है, ऑल्डरमैन वरिष्ठ व्यक्तित्व होते हैं। 2017 में सब हुआ था। 2017 में जब आम आदमी पार्टी को अधिकार था 30 एल्डरमैन नियुक्त करने का, नहीं, अधिकार आम आदमी पार्टी को अपने मंत्री कर दिया, लगता तो ऐसे ही अपने मंत्री किए थे। 30 के 30 जो थे वो आम आदमी पार्टी से संबंधित थे, जाहिर उस समय सलाह तो नहीं ली गई होगी। प्रखर जी, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अपने मन से होगा। नियुक्ति तो देखिए फाइनल, जब क्योंकि दिल्ली जो है क्वासी स्टेट है, तो क्वासी स्टेट मतलब नियुक्ति ऐसी हुई थी कि दक्षिण दिल्ली वालों को पूर्वी दिल्ली के नगर निगम में इसको नियुक्त कर दिया गया। आप ही बोल रहे हैं कि वो नियुक्ति क्या आम आदमी पार्टी ने अपने मन से कर दी थी। मेरा ये कहना है कि अपने मन से नहीं करी, उन्होंने सजेशन लिए थे सरकार से, दिल्ली की सरकार ने नाम दिए और नामों को नियुक्त किया गया एलजी के द्वारा। तो यही प्रोसेस इस बार भी तो फॉलो होना चाहिए ना। तो अभी क्या चेंज आ गया? अभी चेंज ये हो गया कि बीजेपी आ गई विपक्ष में, और बीजेपी को विपक्ष में बैठने की आजकल आदत नहीं हो गई है। येन केन प्रकरण, उसे सत्ता चाहिए। सत्ता एमसीडी की इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि भाई आप, जैसे प्रकाश जी आप ही प्रश्न पूछेंगे ना 5 साल बाद कि दिल्ली में नगर निगम चुनाव में जाने के पहले आपने ये वादा किया था, ये वादा किया था। मैं आपको रोकना चाहूंगा और अभी क्योंकि वक्त एक ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। आप तीनों मेहमानों से निवेदन है कि आप साथ में बने रहे। ब्रेक के बाद हम बात करना चाहेंगे कि क्या बीजेपी को सत्ता से करीब रहने की और दूर ना जाने की ये जो आरोप लग रहा है, क्या वो सही है या नहीं है, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखते रहिए पांचवी पंचायत। We are making progress and we will not allow the challenges that we are confronted with today to any way diminish our commitment to the green transition. India Energy Week, therefore, is an opportunity to understand the pivot which is currently happening in terms of what is changing and how can they become part of this change. तो एक बार फिर पांचवी पंचायत में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि सदन की लड़ाई सड़क पर आई। दिल्ली में किस तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच एमसीडी के मेयर पद को लेकर घमासान मचा हुआ है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मैं बात करना चाहूंगा शिवम छाबड़ा जी से, जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आपने ब्रेक के पहले देखा बीजेपी पे कई आरोप लगे। क्या बीजेपी सही में ऑपरेशन लोटस करने जा रही है एमसीडी में, जो कि बार बार आम आदमी पार्टी का आरोप है? देखिए, बहुत ही, मैंने कहा ना, बड़ा हास्यास्पद सा अभी पीयूष जी बात कह रहे थे, और मुझे लगता है दुबे जी ने उसको बहुत पूरी हवा को बहुत शानदार तरीके से क्लियर किया। दिल्ली को समझने के लिए, दिल्ली के एमसीडी एक्ट को समझने के लिए दिल्ली वाला होना बहुत जरूरी है। दुर्भाग्यवश ना तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली वाले, ना उनकी पार्टी का कोई व्यक्ति मुझे दिल्ली वाला लगता है। खैर छोड़ दीजिए, मैं केवल एक बात ये कह रहा हूं
कि जब दिल्ली के अंदर में आपकी पार्टी को पूरी मेजोरिटी है, दिल्ली नगर निगम का जो सत्र बुलाया गया 6 तारीख को, आपने उसके अंदर में हंगामा करने का काम क्यों किया? इसका बड़ा सीधा सा उत्तर भी आपको दिया है। आपने दूसरी बात कही कि 10 मनोनीत पार्षद हमने बनाए। अरे भाई, दिल्ली के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का वो अधिकार क्षेत्र है कि 10 मनोनीत पार्षद उनको बनाने हैं। उन्होंने अपने वेग से 10 मनोनीत पार्षद बनाए, उनकी ओथ करानी चाहिए। आपने उनकी ओथ को भी नहीं होने दिया, कि पता नहीं क्या दिक्कत हो गई। तो आपके पास में बात तो नहीं है। और रही बात दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो एक्ट है, जिसका भी अभी बात कह रहे थे कि साहब सीएम साहब से पूछना था और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से चर्चा करनी चाहिए थी। आपने सही बात बोली प्रखर जी, इससे पूछिए ना, पिछले 3 साल पहले दिल्ली के अंदर दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो एडमिनिस्ट्रेटर था वो दिल्ली गवर्नमेंट थी। जब इन्होंने अपनी सरकार के एग्रीमेंट बनाए थे तो क्या इन्होंने एलजी साहब से परमिशन ली थी? क्या इन्होंने कोई चर्चा की थी दिल्ली के साहब हम बनाए कि ना बनाए? इसलिए इस प्रकार का हास्यास्पद कमेंट देने की आवश्यकता नहीं। मैं केवल सीधी बात ये कह रहा हूँ, उनकी कंपनियां करनी बहुत बेहतर है। मतलब लुकिंग लंदन और टॉकिंग टोक्यो करना बहुत आसान है, और शूट एंड स्पूट की जो राजनीति ये करते हैं ना साहब, कि दिल्ली के अंदर हमारे विधायकों को ब्राइब कर रहे हैं जी, पंजाब के अंदर हमारे विधायकों को बरकरार रहे हैं जी। अब आप सोचिए, दिल्ली के अंदर में जहाँ इतनी मेजर मेजोरिटी आम आदमी पार्टी की हो, जहाँ पंजाब में इतनी मेजर मेजोरिटी आम आदमी पार्टी की हो, वहां पर भी इनको चिंता ये हो रही है कि साहब अपनी दूसरी पार्टी में चले जाए। अभी पीयूष जी पता नहीं कौन कौन से प्रदेशों का उदाहरण दे रहे थे। अरे भाई, दिल्ली का खबर बहुत सीधा और स्पष्ट है, आपकी पार्टी को मेजोरिटी है तो आप सरकार को नहीं बना रहे। शिवम जी, हमारे साथ हमारे खास मेहमान राजीव तुली भी साथ में है, राजनीतिक विश्लेषक हैं और वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। राजीव तुली जी, दिल्ली में हम देख रहे हैं सड़क से लेके सदन में हर जगह पे हंगामा मचा हुआ है। दिल्ली को अभी तक मेयर नहीं मिल पा रहा है, दिल्ली को अभी विकास की जरूरत है, लेकिन ये राजनीति में सब कुछ उलझा हुआ है। इसके लिए कौन दोषी नजर आता है आपको? प्रखर जी धन्यवाद। आप मुझे सुन पा रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम थी मेरे, मैं सुन पा रहा हूं, कारण से पहले आवाज नहीं जा रही जी। प्रखर जी देखिए, जब भी दिल्ली और आम आदमी पार्टी और भाजपा की बात हो तो आम आदमी पार्टी के संदर्भ में ये ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ये देश की राजनीति बदलने के लिए आई, ऐसा क्लेम करके ये पार्टी आई, और उसी पे ध्यान रख करके दिल्ली के लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट इनको दिया था। और वैसा ही शायद मैंडेट पंजाब में, वहां भी इनका नारा यही था, एक मौका आप लो, तो एक मौका वहां भी पंजाब में भी इसी कारण से इनको मिला था। मगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे, देखेंगे, ठीक है, कांग्रेस का एक अपना राजनीति करने का स्टाइल रहा है, भाजपा का एक अपना स्टाइल है, परंतु आप तो भैया एक अलग तरह की राजनीति करने आए थे, तो आप भी वैसे ही कृत्य करते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं, जिसको रन ऑफ द मिल बोलते हैं। मतलब आप भी वैसे ही करते दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, आप कुछ हो या नहीं हो, आप पहले ही कह देते हैं हमारे विधायक का रेट लग गया, आप लगवाना चाह रहे हैं क्या? आप पहले ही बोल देते हैं हमारे पार्षद को खरीदना चाह रहे हैं। तो भैया वो सब वीडियो सब लोगों ने देखे हैं, जहां यह आरोप लगे कि आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो पैसा देकर के टिकट लाए हैं। जब ऐसे आरोप आप पर पहले लग रहे हैं और वो पार्टी कार्यालयों में हंगामा भी हो रहा है, तो उसके बाद वो जो आप एक कोनोटेशन लेकर के चले थे कि हम इन सबसे अलग राजनीति करेंगे। देखिए, जो भी राजनीतिक दल है वो सत्ता में रहना चाहता ही है, साम दाम दंड भेद रहना चाहता है। अब 28 विधायक जीत करके आए थे आम आदमी पार्टी के, पूरा प्रयास किया कि कांग्रेस किसी तरह से साथ में आ जाए और कांग्रेस जो है वो सपोर्ट कर दे तो हम अपना दिल्ली में पहली बार सरकार बना लें। और आपने प्रयास भी किया, आप बहुत कम समय तक रहे, फिर आपको बाहर जाना पड़ा, फिर आप दूसरी बार। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऑल सेड एंड डन, दिल्ली और पंजाब के मतदाता जिस प्रकार का विश्वास आम आदमी पार्टी में व्यक्त किया है, उन्होंने कहीं ना कहीं उस विश्वास में एक वो दरार सी आ रही है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि 52% से घट करके आम आदमी पार्टी 42% पर आई है। तो कहीं ना कहीं वो डेस्परेशन दिख रहा है आम आदमी पार्टी में भी। मैं भी का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं ही नहीं कह रहा हूं। आम आदमी पार्टी में भी डेस्परेशन दिख रहा है कि किसी प्रकार से
कि जहां पर भी आ रहे हैं वहां सत्ता को ग्रैब करके रखें, साम दाम दंड भेद सत्ता को ग्रैब करके रखें, अपने उसमें रखें। अच्छा, फिर दूसरी एक बात और भी है कि बहुत अनुभवी नहीं है इनके जो नेता हैं, चाहे वो राष्ट्रीय संयोजक होंगे चाहे प्रदेश पर चलाने वाले होंगे। लगता है राजीव जी की संपर्क हमारा टूट गया है। पीयूष, जो यहाँ पर बात हो रही है, क्या बार बार ये बात निकल कर आ रही है पिछले कई दिनों में और हर बड़े मौके पर ये बात निकल कर आती है, क्या आम आदमी पार्टी हमेशा विक्टिम कार्ड खेलती है, हर समय भय की राजनीति वो दिखाना चाहती है कि हमारे साथ गलती हो रहा है? देखिए, अगर मान लीजिए पीठासीन अधिकारी शपथ अगर पहले दिलवा भी रहे थे मनोनीत सदस्यों को, तो बाकी सदस्यों को भी शपथ दिलाई जाती, उसके बाद मेयर का चुनाव हो जाता, तो आपको शंका किस बात को, आम आदमी पार्टी को शंका किस बात की थी कि इतना हंगामा मचाने की जरूरत पड़ गई? ठीक है ना, एक बात होती है कन्वेंशन की बात कि भाई कन्वेंशन की बात पे यदि अपन जाए तो जितने भी ऑल्डरमैन हैं, जितने भी मनोनीत पार्षद हैं, उनको वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। दिस इफ वी गो बाय कन्वेंशन, है ना, मेयर और डेप्यूटी मेयर के चुनाव में, बाकी कुछ और समितियों में उनके पास में अधिकार होते हैं, पर इसमें तो नहीं होता है। जब इस अधिकारों की बात की जाए, और अभी कुछ पिछले 2-3 दिन में दूसरे टेलीविजन चैनल्स पे था, तो वे उस पे हरीश खुराना जी डिफेंड करते हुए दिखे कि भाई इस प्रकार से मेयर और डेप्यूटी मेयर के चुनाव में भी वोटिंग का अधिकार दिया जा सकता है मनोनीत पार्षदों को, और वो भी लीगली राइट होगा। तो ये नियत दर्शाता है साहब। जब ये नियत दर्शाता है, नॉर्मली जो प्रोसेस सबकी सलाह से 3 से 6 महीने में पूरी होती है, उसको ताबड़तोड़ पूरा करना। पीयूष, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, पीयूष मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, सारी चीजों की समझ रखते हैं, जो पहले हो चुका है उसके बारे में आप जानते होंगे कि कई बार ऐसे मसले आए कि जब विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष ने कई अपने फैसले दिए पूर्व में भी, तो कोर्ट में गए, अगर कोई गलत फैसला ले लेता है विधानसभा अध्यक्ष, तो उसके बाद मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने कई मामलों में विधानसभा अध्यक्ष के फैसलों को पलटा। तो आपको क्या सिस्टम में भरोसा नहीं है? पहले शपथ हो जाने दीजिए, मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव हो जाने दीजिए, अगर उसमें कुछ गलत होता है तो कोर्ट के रास्ते तो आपके पास खुले हुए हैं ना, उसको चुनौती दी जा सकती है। आपकी बात बिल्कुल सही है और बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न की मैं तारीफ करना चाहूंगा प्रखर जी की, भाई आपको क्या न्यायालय में विश्वास नहीं है? मैं आपको बताता हूं, मैं इंदौर से आता हूं मध्य प्रदेश में, जहां पे अभी प्रवासी भारतीय समिट चल रहा है, उसके पास में मैं भी इंदौर से ही आता हूं। अरे वाह, क्या बात है सर बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो पास में धार करके एक जिला है, आप जानते होंगे, वहां से एक विधायक चुनी गई थी 1 वोट से। हाँ। और वो फिर न्यायालय में केस गया, और न्यायालय में केस जाने के बाद में उनका जब खारिजी का समय आया, जब न्यायालय ने निर्णय लिया, तो 5 साल पूरे हो चुके थे, तो 5 साल तक वो विधायक रह चुकी थी। तो आप ये बताइए कि कई मामलों में हमने देखा है, उत्तराखंड के मामलों में देखा है, हमने कर्नाटक के मामलों में देखा है कि बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने फैसले सुनाए। ये कहना है कि ऐसा नहीं, वो तो हमसे जवाब धार का जो मामला था पीयूष जी, जो धार का मामला था वो एक विधायक से जुड़ा हुआ मामला था, उसको आप इससे कंपेयर नहीं कर सकते। सदनों के अंदर जो हुआ है, उसके जब मामले हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गए तो बहुत तेजी से सुनवाई हुई है, इतना समय नहीं लिया गया। देखिए, मेरा ये कहना है प्रकाश जी, आपकी बात सही है, मैं तुली जी की बात को भी पूरा सम्मान देना चाहूंगा, पर मैं उनसे कहना चाहूंगा, वो बोल रहे हैं कि ग्रैब करके रखना चाहती है आम आदमी पार्टी सत्ता। अरे भाई, जनता ने तो चुन के भेजा है ना, एमसीडी में भी भेजा और दिल्ली में 3 बार चुन के भेजा। पहली बार जरूर पूर्ण बहुमत नहीं दिया था, तो चुन के भेजा, तो हम थोड़ी ग्रैब करके रखना चाहते हैं साम दाम दंड भेद के साथ में। साम दाम दंड भेद के साथ में भारतीय जनता पार्टी सत्ता हथियाना चाहती है, दैट इज द इशू। और भाई पॉइंट ऑफ कंटेंशन तो मनोनयन को लेकर ही है ना, कि भाई उसके बाद में कि अधिकार जब बहस जिस मोड़ पे पीयूष पहुंच चुकी है, उस बहस के इस मोड़ पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो हमारा पैनल बैठा है उसमें डीके दुबे साहब की हो जाती है, क्योंकि डीके दुबे साहब संविधान के मामलों के जानकार हैं। डीके दुबे साहब जो 10 मनोनीत सदस्य हैं, क्या उनको मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में भी वोट डालने का अधिकार है? जो डर अधिकार मिल सकता है या अधिकार दिया जा सकता है, जो आम आदमी पार्टी का डर है, क्या यह संभव है? संविधान इस मामले में क्या कहता है? नहीं, संविधान पे तो बाद में जाएंगे, पहले म्यूनिसिपैलिटी एक्ट जो है उसके सेक्शन 35 में ये व्यवस्था दी गई है, क्योंकि 32 में उसने ये कहा कि चुने हुए सदस्य और नॉमिनेटेड सदस्य दोनों को एक साथ कवर किया है और ये वो शपथ दिलवाएंगे। और पहले दिन ही मेयर का चुनाव होगा, जिसमें जो सदस्य सदन के हैं वो वोट डालेंगे। दिल्ली की खास बात यह है कि दिल्ली में विधायक 13 विधायक, मतलब सरकार की तरफ से 13 विधायक, 14 विधायकों का रिप्रेजेंटेशन होता है। केंद्र सरकार की तरफ से या केंद्र की तरफ से 7 जो सांसद हैं वहां के, 3 जो राज्यसभा के सांसद हैं उनका प्रतिनिधित्व होता है। इसी प्रकार से एलजी का भी प्रतिनिधित्व वहां पर होता है। और यहां एमसीडी की खास बात यह है कि विधायक और सांसद और राज्यसभा के सांसद सभी वोट डालते हैं।
तो ये जो चुने हुए सदस्यों की जब हम बात करते हैं, तो जो लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, जो विधायक के सदस्य हैं, वो तो अपने राज्य का या केंद्र का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसी प्रकार 10 सदस्य जो भेजे गए हैं वो एलजी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो जब सभी की रिप्रेजेंटेटिव वहां पर वोट डालते हैं, तो जहां तक मुझे लगता है तो एलजी भी उसी का हिस्सा है। तो एलजी कैसे वोट डालेगा? एलजी वहां प्रेजेंट नहीं होता, एलजी के द्वारा चुने हुए जो सदस्य रहते हैं उन पर वोट डालते हैं। ओनिका मल्होत्रा का एक जजमेंट है ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट का, बिल्कुल सेम इसी प्रकार का, कि जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं, क्या नॉमिनेटेड सदस्य जो वहां की वार्ड कमेटी रहती है उसका चेयरमैन हो सकता है, वोट डाल सकता है, वहां निर्णायक भूमिका में हो सकता है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने उस विषय पर जो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी ने आर्टिकल 243R और 243S को कोट किया है, वो पूर्ण राज्य के जो राज्य हैं उनके लिए लागू होता है। दिल्ली एक स्पेशल राज्य है और स्पेशल राज्य होने के नाते हाई कोर्ट ने उस समय कहा था कि इस पर ये जो 243R है वो राज्य, चूंकि पूर्ण राज्य है, इसलिए यहां पर साइलेंट है जो दिल्ली का स्पेशल लॉ है AA 239AA, उस विषय में जब तक वो साइलेंट है तब तक ये जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं ये वोट डाल सकते हैं। अब मैं ये नहीं जानता हूं, मैं ये कानून की बात कह रहा हूं जो लिखी हुई है, जो मतलब आप ये कहना चाहते हैं या ये आपकी बात का मतलब है कि ये जो मनोनीत सदस्य हैं ये मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में भी वोट डाल सकते हैं? दुबे साहब देखिए एक बात ऐसे उसको दूसरी तरह से समझते हैं। राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड 12 सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन के चुनाव के समय पर वोट डालते हैं, वो नॉमिनेटेड होते हैं। अब कोई कह सकता है कि ये नॉमिनेटेड सदस्य हैं तो ये क्यों डालते हैं, ये राज्यों से चुनकर नहीं आए हैं या राज्यों से नहीं भेजे गए हैं, लेकिन वो वोट वहां डालते हैं। और दिल्ली में जो मैं कह रहा हूं वो विधायक, राज्य सरकार की तरफ से जो 14 विधायक भेजे जाते हैं वो विधायक वोट डालते हैं, 7 वो जो लोकसभा है वो वोट डालते हैं, राज्यसभा के सदस्य वोट डालते हैं। इसी प्रकार मुझे जहां तक पैरिटी अगर बिठाना चाहो तो एलजी भी उसी का हिस्सा है, तो एलजी का भी वोट होना चाहिए। एलजी कैसे वोट डालेगा? लेकिन मैं इस बात से भी सहमत हूं कि अभी तक प्रेसिडेंट नहीं रहा है। प्रेसिडेंट से मतलब इससे पहले कभी ये लोग कह रहे हैं कि वोट नहीं डाला है, तो फिर इन मामलों पर इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन मुझे जहां तक दूसरी बात लगती है कि आम आदमी पार्टी कुछ जल्दबाजी कर गई, क्योंकि जिस समय शपथ का नंबर था, शपथ की स्टेज पर ही उन्होंने हंगामा कर दिया। शपथ होने के बाद जब वोटिंग का नंबर आता तो हंगामा करते, तो मुझे लगता है कि ज्यादा सूटेबल समय था। लेकिन जो वोटिंग का मैं सिस्टम बता रहा हूं वो ओनिका मल्होत्रा का जजमेंट है हाई कोर्ट का, और उस जजमेंट में उन्होंने मनोनीत सदस्यों के वोट डलवाए हैं और ये कहा है कि चूंकि साइलेंट है कॉन्स्टिट्यूशन। तो सौरभ भारद्वाज तो ये कह रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भी वोट डालने का अधिकार इन मनोनीत सदस्यों को नहीं मिलना चाहिए। हाँ, मतलब अब वो तो गया तो यही था, मतलब केस तो यही गया था, क्योंकि एमसीडी ने उनको वोट डालने से मना कर दिया था। तो फिर ओनिका मल्होत्रा नॉमिनेटेड थी और वो कांग्रेस से थी। ओनिका मल्होत्रा कांग्रेस से थी, बीजेपी की एमसीडी थी, उनके खिलाफ वो हाईकोर्ट गई थी। हाईकोर्ट ने बीजेपी की एमसीडी में बीजेपी के मेयर के खिलाफ ये कहा था कि नहीं, इनको वोट डालने का अधिकार है। ये जजमेंट है 2 जजों की बेंच का ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट का। इसलिए मुझे लगता है कि इस पर बहुत सारे क्लैरिफिकेशन आने की जरूरत है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है ना, कॉन्स्टिट्यूशन उस पर कुछ बोल रहा है ना ही एमसीडी एक्ट कुछ बोल रहा है। इसलिए डिस्क्रिशनरी पावर चूंकि एलजी के पास है, तो एलजी का वोट 10 सदस्य डाल सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। बाकी तो मैं जैसे कह रहा हूं कि अगर एलजी वहां पर परंपराएं तोड़ते हैं तो यहां पर जिनको ऑब्जेक्शन था वो कोर्ट जा सकते थे आसानी से, लेकिन रोड पर हंगामे। शिवम, मैं अब आपसे इस बारे में बात करना चाहूंगा कि जो स्थिति अभी क्लियर की है दुबे साहब ने, उससे तो लगता है कि वोट डाले भी जा सकते हैं। तो क्या बीजेपी की रणनीति यही है कि जो मनोनीत सदस्य हैं उनसे मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में वोट डलवा दिए जाएं? प्रखर भाई, बड़ी विचित्र स्थिति है। मैं बार बार एक बात पूछ रहा हूं, अभी तो सदन कमेंट्स नहीं हुआ, आपको किस बात का डर है? आप मेजोरिटी में अगर हैं, आप चुन के, दिल्ली जनता ने चुन के आपको भेजा, तो किस बात का डर है? आपको शपथ से पहले ही आप अगर इतने डिफेंसिव हो रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपके मन में चोर है। आपको अपने मनोनीत पार्षदों पर, आपको अपने निर्वाचित पार्षदों पर किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं है और यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इस प्रकार का जो हैवक आपने क्रिएट किया उसको, जिस प्रकार का आपने, मैं कह रहा हूँ ना, दिल्ली की राजनीति का सबसे निम्न स्तर उस दिन देखने को मिला। मुझे बहुत दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि मैंने इतने वर्षों की राजनीति के अंदर में कभी भी इस प्रकार की स्थिति नहीं देखी।
लेकिन मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो उस दिन व्यवहार रहा है, उनके पार्षदों का, उनके विधायकों का, जिस प्रकार से आप देखिए ना, आपने हाउस के अंदर देखा किस प्रकार से सौरभ भारद्वाज गए, किस प्रकार से आतिशी मार्लेना का उस दिन व्यवहार था, किस प्रकार से उनके अन्य विधायकों ने जो बवाल क्रिएट किया, किस प्रकार दुर्गेश पाठक उस दिन बिहेव कर रहे थे, ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। जनता उसको देख रही है और उसका आकलन कर रही है। मुझे नहीं लगता इस पर बहुत कुछ कहने की आवश्यकता है। बड़ी सीधी सी बात है, अगर आपका मेजोरिटी है, अपना मेयर, डिप्टी मेयर प्लीज बनाइए, और बनाने की स्थिति में आप हैं, बनाइए ना भाई, किस बात का डर है आपको? उसका जवाब ही आप नहीं दे पा रहे हैं, आप फिर मनोनयन पे चले जा रहे हैं। मनोनयन पार्षदों के शपथ तो होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें तो कोई चिंता नहीं है। अगर पीठासीन अधिकारी ने मनोनयन कोई विरोधाभास होना चाहिए था, उसमें कोई विषय नहीं है डिस्कशन का। किस बात का बवाल क्रिएट किया, इसका जवाब कोई नहीं दे रहा। आप फिर बार बार कह रहे हैं कि वोटिंग कौन देगा। अरे भाई, वोटिंग तो सेकंड स्टेप है, पहले उनकी शपथ तो कराइए, पहला सदन। पीयूष, ये बताइए, जो आरोप लग रहे हैं और जो डीके दुबे साहब ने भी सलाह दी, और डीके दुबे साहब ने कहा कि थोड़ा सा जल्दी कर दिया आम आदमी पार्टी ने, उसको शपथ हो जाने देनी चाहिए थी, उसका आगे की प्रक्रिया का इंतजार करना चाहिए था। यही बात शिवम भी कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने थोड़ी सी जल्दी कर दी, मतलब शपथ शुरू हुई और उसी के साथ ही हंगामा शुरू कर दिया, जिससे जो अब छवि है वो आम आदमी पार्टी की ज्यादा खराब हो रही है? नहीं, देखिए, छवि खराब हो रही होती तो एमसीडी में चुनकर नहीं आते। 15 साल से इनका जो चुनाव, खत्म वो इस घटना के पहले की बात है। चलिए, अभी चुनाव जीतने के बाद करते हैं। बात जो दुबे जी ने जो बोली है उसी से ही शुरू करते हैं। ये बात तो दुबे जी ने भी अपने वक्तव्य में कही कि भाई एक कॉरिडोर ऑफ कंफ्यूजन है, क्लैरिटी इतना नहीं है, तो क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, तो हमें वो पॉइंट्स रिविजिट करना पड़ेंगे। तो भाई, जब रिविजिट करना पड़ेंगे, जहां क्लैरिटी की प्रॉब्लम है, तो वहां पे आप कन्वेंशन फॉलो करोगे ना। नॉर्मल तो ट्रेंड यही होता है कि भाई वहां पे परंपराओं का पालन किया परंपराओं राजनीति में, और जो संवैधानिक परंपराएं टूटती रही है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, मैं आपको आपकी बात कहने से मुझे 30 सेकंड ले रहा हूं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि 2014 में प्रोटेम स्पीकर कमलनाथ जी को बनाया गया था, क्योंकि सबसे सीनियर सदस्य थे। लेकिन 2019 में मेनका गांधी सबसे सीनियर सदस्य थी, लेकिन उनको प्रोटेम स्पीकर ना बना के वीरेंद्र सिंह जी को बनाया गया था। तो ये परंपराएं बदलती रहती हैं, और उसके पहले भारत के इतिहास में कई बार संवैधानिक परंपराओं को बदला गया है। तो ये परंपराओं को का ही पालन किया जाए, ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ है। आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। नहीं, बात आपकी सही है। हम वहां की बात करें जहां पे क्लैरिटी नहीं है, जहां पे कंफ्यूजन है, तो वहां पे सेफेस्ट रूट ये होता है कि भाई यदि आप एक लोकतंत्र की हत्या नहीं करना चाहते हैं, लोकतंत्र की सारी परिपाटियों का पालन करना चाहते हैं, मतलब तो पार्षदों को शपथ दिलवाना, लोकतंत्र की हत्या करना, शपथ नहीं दिलवाना सर। ये बात ये मनोनीत पार्षद हो चाहे पार्षद हो, पार्षद होता है। बात ये जब वोटिंग की बात आती है, फिर आप यही बोलते कि भाई वोटिंग मान लीजिए, यदि मनोनीत पार्षद डालने चले जाते हैं, और यदि आप फिर उनको वहां पे रोकते हो, और फिर स्पीकर बोलता कि नहीं, इनको अधिकार है डालने का, फिर आप बोलते कि भाई आपको आपके पार्षदों पे भरोसा नहीं है। भाई बात तो यही है ना कि जहां पे कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन पहले तब आम आदमी पार्टी कुछ हद तक लॉजिकल नजर आती। अगर सारे पार्षद शपथ ले लेते और उसके बाद अगर इस तरह का होता कि उन 10 लोगों को डिप्टी मेयर और मेयर के वोटिंग में वोट डालने का अधिकार दिया गया और तब ये हंगामा होता, तो कुछ लॉजिकल आप नजर आते जनता की। लॉजिकल है, देखिए आज भी लॉजिकल है, कहीं लॉजिक की प्रॉब्लम नहीं है ना। लॉजिकल बात तो हम कर रहे हैं, और क्लैरिटी की कमी है, ये बात तो हमारे संविधान विशेषज्ञ भी बोल चुके हैं। नहीं, आम आदमी पार्टी का प्लान ये तो नहीं था कि 150 मनोनीत को शपथ दिलवा दी जाए, और जब बाद के लोगों की शपथ की बारी आए तब इसको रोक, मनोनीत के जब मनोनीत शपथ लेने वाले होता उसको रोक दिया जाए। ये प्लान तो नहीं था आम आदमी पार्टी। मेरा ये कहना है, प्रखर जी, चुनाव जीता कौन है ना? चुनाव तो हम ही जीते हैं ना। चुनाव भारतीय जनता पार्टी तो नहीं जीती है, और नंबर्स भी हमारे पास में ही है। पर इस नंबर्स, क्योंकि आप चुनाव हार चुके हैं, तो नंबर से डर क्यों रहे? तरीके से जब आप कोई ना कोई तो रोड़ा लगाना चाहते हैं ना, तो भाई आप गलत परंपराएं सेट करोगे, तो भाई ऑब्जेक्शन तो लिया जाएगा ना, क्लैरिटी तो एस्टैब्लिश की जाएगी। एक राजनीतिक दल का पूरा अधिकार है भाई कि जो चुनाव वो जीता है, उस चुनाव में यदि कहीं कोई कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, तो कंफ्यूजन पैदा होने के लिए भाई वो क्लैरिटी के लिए बात की जाए, रिविजिट की जाए। अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन हो रहा होता क्या यदि ये सब चीजें हो जाती तो? डीके दुबे साहब, गेम फिर से आपके पाले में आ गई है। अब आप बताइए कि परंपराओं का पालन होना चाहिए, या परंपराओं का पालन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, या कहीं लिखा हुआ है कि ऐसा ही किया जाए, या कई जगहों पर परंपराओं को बदला भी जा सकता है? आपका इस पर क्या मत है? डीके दुबे साहब, मेरा सवाल आपसे था। अच्छा, देखिए, ऐसा है कि सेक्शन 32 की जब चर्चा की जाती है, तो जहां पर शपथ की बात कही गई है, तो सेक्शन 32 ने साफ कहा है कि दोनों की शपथ साथ साथ होगी। इसलिए 10 पहले करेंगे या बाद में करेंगे, ये कंफ्यूजन है ही नहीं,
क्योंकि सबकी शपथ होनी है, पहले किसकी होनी है, बाकी किसकी होनी है, ये वो साइलेंट है, इसलिए दोनों की शपथ होनी ही है, उसके बाद ही सेक्शन 35 की कार्रवाई होनी है। तो जब दोनों की शपथ होकर ही कार्रवाई होगी तो ये जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नहीं इनको ही पहले फॉलो किया जाए, वो डिस्क्रिशनरी पावर। अब जहां तक दूसरा प्रश्न आता है कि कन्वेंशन वर्सेस डिस्क्रिशन, तो जब डिस्क्रिशनरी पावर आपने किसी को दी होती है तो उस डिस्क्रिशन में वो डिस्क्रिशनरी पावर को एंजॉय करने वाला कन्वेंशन बनाता है, कोई दूसरा उसको डायरेक्ट नहीं कर सकता कि नहीं पिछली बार आपने ऐसे करके पानी पिया था तो इस बार ऐसे ही पानी पिएंगे। बस डिस्क्रिशनरी पावर जिसके पास होती है वो डिस्क्रिशन का इस्तेमाल कर लेता है। यहां पर सदन के जो प्रोटेम स्पीकर हैं उनके पास भी डिस्क्रिशनरी पावर है और यहां पर जो एलजी साहब हैं उनके पास भी डिस्क्रिशनरी पावर है। इसलिए आम आदमी पार्टी, जो मैं बहुत बड़े रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूं, मैं पॉलिटिकल नहीं हूं, पॉलिटिकल उसका स्टेटमेंट में मेरा स्टेटमेंट ना माना जाए, आम आदमी पार्टी की जो राज्य की सरकार है वो एमसीडी के अंदर उसका कोई रोल है ही नहीं। मतलब अगर हम ये कहें कि राज्य सरकार ही ऐसा करेगी तो राज्य सरकार, एलजी तो स्टेक होल्डर है लेकिन राज्य सरकार स्टेक होल्डर नहीं। हां, चुने हुए जो सदस्य आते हैं वो स्टेक होल्डर बनेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर जैसा भाई कह रहे हैं जोशी जी कि अगर ये गलत परंपराओं के हिसाब से मेयर चुन जाता है तो भी मेयर चुनने के बाद जब सदन बैठता है तो सदन रूल्स निर्धारित कर सकता है और भविष्य में ये परंपरा नहीं रहेगी और भविष्य में इस प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। रूल बनाने का अधिकार उसके अंदर के तो एमसीडी के पास ही, एमसीडी बना सकता था, लेकिन पहले एमसीडी बैठी ही नहीं और उससे पहले हंगामा हो गया। तो मुझे लगता है इसमें कुछ जल्दबाजी है। शिवम छाबड़ा, अब जो है बीजेपी वो चाहती क्या है, उसकी मांग क्या है और क्या है कि ये विवाद जितनी जल्दी से खत्म होगा उतना ही दिल्ली की जनता का भला होगा। तो बीजेपी की भी एक जिम्मेदारी बनती है। बीजेपी अब चाहती क्या है? बीजेपी कुछ नहीं चाहती। बीजेपी तो यही कह रही है कि आम आदमी पार्टी को साबित रूप से आकर के अरविंद केजरीवाल को, उनकी पार्टी के नेताओं को साबित रूप से आकर के दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। जो उन्होंने कृत्य दिल्ली नगर निगम के सदन में किया है मुझे लगता है बहुत ही शर्मनाक है और जिसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। जितनी निंदा की जा सके उतनी कम है। ऐसा मैंने कहा ना, दिल्ली की राजनीति, प्रखर भाई आप भी इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता आपने शायद ऐसे चित्र, ऐसे विजुअल्स कभी दिल्ली की राजनीति के अंदर में दिल्ली के सदन को लेकर कभी नहीं देखे होंगे। ये भी इतिहास रचा आम आदमी पार्टी के नेताओं ने। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले प्राइमरी रूप से तो आकर के उनको माफी मांगनी चाहिए। और दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूं और मैं फिर ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, आपके पास मेजोरिटी है, दिल्ली की जनता ने आपको चुन के भेजा है, कृपया करके अपना मेयर और डिप्टी मेयर बनाइए। आपको कौन रोक रहा है साहब? आपको अपने लोग खुद रोक रहे हैं, आपको अपने कर्म रोक रहे हैं, आपको अपने पार्षद रोक रहे हैं जिन पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, जिनको आपके नेतृत्व पर विश्वास नहीं है। आप लोग तो घबराए हुए हैं, कैसे दिल्ली चलाएंगे, कैसे दिल्ली नगर निगम की स्थिति को ठीक करेंगे। आपने बड़े बड़े वायदे किए थे, कहीं ना कहीं जिस प्रकार के चित्र आपने उस दिन देखे हैं, इस बात से तो मुझे लगता नहीं कि आप कुछ कर पाएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आपके पास मेजॉरिटी है, कृपया करके, और अगर आपके मन में कोई संशय भी है, मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूं, आपके मन में कोई संशय है, कोर्ट के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आप कोर्ट भी जा सकते थे, लेकिन आपने कोर्ट जाने का निर्णय नहीं लिया और कहीं ना कहीं बवाल क्रिएट करने का आपने चॉइस करी। तो ये आपका निर्णय है, ये आपकी चॉइस है, मैं उस पर कुछ नहीं टिप्पणी कर सकता हूं। आपकी सोच ऐसी है, आपके नेताओं की सोच ऐसी है, मुझे उसमें बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सीधे तौर पे दिल्ली की जनता से आपको माफी मांगनी चाहिए और मुझे लगता है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप हाथ जोड़ करके कहिए कि साहब सदन बुलाइए, सदन बुला करके सभी निगम पार्षदों का मत लेकर के दिल्ली को नया मेयर और डिप्टी मेयर दीजिए ताकि दिल्ली का विकास ना रुक सके। ये चर्चा अभी जारी रहेगी। एक वक्त एक ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक के बाद हम तीनों मेहमानों से इस चर्चा को जारी रखेंगे। देखते रहिए पांचवी पंचायत। We are making progress and we will not allow the challenges that we are confronted with today to any way diminish our commitment to the green transition. India Energy Week, therefore, is an opportunity to understand the pivot which is currently happening in terms of what is changing and how can they become part of this change. पांचवी पंचायत में आपका एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक के पहले हम जो चर्चा कर रहे थे और बात बार बार वही निकल कर आ रही है कि आम आदमी पार्टी डर क्यों रही है। पीयूष,
ये बताइए कि क्या दिक्कत है, ऐसा डर क्या है कि सदन बुलाने में डर लग रहा है, शपथ ग्रहण शुरू होता है उसमें डर लग जाता है। पहली बार आम आदमी पार्टी इतनी डरी हुई क्यों दिख रही है? इसे डरी हुई तो बिल्कुल भी नहीं है। डरा हुआ कौन है? डरी तो है। बताता हूँ। नहीं, ये आपको देखिए, आपको डर लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये डर है। ये डर किसी एंगल से नहीं है, ये प्रिकॉशन है, ठीक है ना। तो डर और प्रिकॉशन में अंतर होता है। प्रिकॉशन ये है कि भाई आपको सामने कोई चीज, प्रिकॉशन है तो फिर सारे अपने पार्षदों को लेकर चले जाइए 5 साल के लिए किसी दूसरे राज्य में, पंजाब लेकर चले जाइए, किसी रिजॉर्ट में 5 साल तक वहीं पे रखिए, मत नहीं चलने दीजिए, एमसीडी का काम ही नहीं हो पाएगा। अच्छा है, ठीक है। अब मैं बोलूं शिवम जी? अब बोलिए। है ना, ठीक है ना। तो अब मेरा ये कहना है कि भाई हिंसा जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने की, वो तो फूल बरसा रहे थे ना वहां पे, शुरुआत तो उन्होंने करी है, ठीक है। अब ये बात तो अल्टीमेटली जाके विरोध तो आपने किया। अब बेसिक बात वही है ना, मेरा विरोध था। हम तो शपथ ग्रहण समारोह हमारे पार्षद आए थे, मनोनीत पार्षदों का विरोध विरोध तो उसमें क्या समस्या? विरोध भी ना करें भाई, यदि क्या कोई कन्वेंशन परंपरा तोड़ रहे हैं, आपके पार्षदों की बात कर रहे हैं, तो भाई तो उसके बाद में धक्का मुक्की आपके पार्षदों ने शुरू कर दी ना। यदि विरोध भी नहीं करने जाएंगे तो भाई साहब, है ना, उसके बाद में हमारे 4 पार्षदों को आपने घायल करा बुरी तरीके से। निगम पार्षदों का हम तो दिल्ली के शिवम भाई, अरे शिवम भाई, आपकी तरफ नहीं करने नहीं पहुंचे थे। हमारा कोई किस बात का डर है भाई? गुंडाई तो आप सब कर चुके हो, कर्नाटक विधानसभा से लेके, और क्या क्या वीडियो देखे गए सबको सब पता है, ठीक है ना। तो मेरा ये कहना है, तो मेरा ये कहना है भैया, आप क्यों डर रहे हो? आपको क्या लग रहा है कि एमसीडी यदि साफ कर देगी कूड़ा, तो आप क्या मुंह दिखाओगे? 15 साल से कैसे साफ नहीं कर पाए थे? जवाब तो दीजिए भैया। 100% विश्वास है, हमारे पार्षद कहीं नहीं जा रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बात चर्चा करने की कभी छूट दे जाएगी भाई साहब, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। अभी वो तो सब होगा ही, जब समय आएगा तब वो होगा ही। शिवम एक मिनट जाइए, पीयूष को अपनी बात कह लीजिए, फिर मैं आपसे मेरी बात कंप्लीट कर, पीयूष को अपनी बात, ठीक है। अब मेरा टोटली यही कहना है भाई साहब कि डर जो आप डर की बात कर रहे हो, डरी हुई भाजपा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने प्रॉमिस किया है कि भाई यदि हमारी एमसीडी आती है तो दिल्ली का जो मिलियन टन हो, कितने ही टनों का, मिलियन टन का कूड़े के पहाड़ है 3 वो साफ कर दिए जाएंगे। और यदि दिल्ली की एमसीडी ने आम आदमी पार्टी के नियंत्रण में यदि वो साफ कर दिया, तो आप किसको क्या जवाब मुंह दिखाओगे भाई दिल्ली की जनता को कि 15 साल से आप क्यों अकर्मण्यता की प्रतिमूर्ति बनकर बैठे हुए थे? यदि एमसीडी के करप्शन को आपने साफ कर दिया आम आदमी पार्टी की परिषद ने, तो आप क्या मुंह दिखाओगे कि किस तरीके से हम बेसिक काम भी जनता के नहीं कर पा रहे थे? तो डरी हुई तो एक्चुअली भाजपा, इसलिए वो चोर दरवाजे से पीयूष, ये तो बिल्कुल करना चाहिए। ये जो आपने वादे करे हैं और जो आप बात कह रहे हैं, बिल्कुल करके दिखाना चाहिए, लेकिन करके दिखाने के लिए पहले एक मेयर बनाना पड़ेगा। आप तो मेयर ही नहीं बनने दे रहे हैं, आप तो डरे हुए नहीं बनने दे रहे साहब की भाजपा और एलजी नहीं बनने दे रहे। 10 मनोनीत सदस्य शपथ ले रहे हैं, आप उसमें अपने मेयर को लेकर डर गए। 70 विधायक, ऐसी मेजोरिटी है दिल्ली विधानसभा में आपके पास, 70 विधायक होने के बाद आप डर जाते हैं। डर की राजनीति कब तक करते रहेंगे? आप बात करते हैं कूड़े के ढेर हटाने की, आप बात करते हैं कूड़े के पहाड़ हटाने की, आप बात करते हैं करप्शन मिटाने की, तो पहले मेयर को चुन लीजिए, बहुमत में है, मेयर को चुन लीजिए, अपना मेयर को बना दीजिए। तो भाई वो जो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी होगा, क्लैरिफिकेशन तो लेना पड़ेगा ना। और ये बात कई बार बोलती है आम आदमी पार्टी के नेता ने बोली है कि लीगल भी चैलेंज करेंगे, और लीगली भी चैलेंज करेंगे। बात हो गई है क्लियर कट, और वो वहां पे जवाब देना पड़ेगा एलजी को। बोलिए शिवम भाई। मैं एक बात बोलूं? अगर जी शिवम जी बोलिए। मैं केवल ये बार बार एलजी साहब का नाम ले रहे हैं ना जी, मैं उसकी स्थिति की समस्या ये है कि आम आदमी पार्टी एलजी साहब से अपना पर्सनल स्कोर सेटल कर रही है। समस्या ये है कि एलजी साहब ने कई केसेस के अंदर में आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ में जांच कर दी, तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। आज आप देखिए, इतिहास के अंदर में पहली बार ऐसी स्थिति होगी कि दिल्ली की सरकार का एक मंत्री जो कि करप्शन के एलिगेशन को लेकर के, करप्शन के केस को लेकर के जेल में हो, उसकी स्थिति दुनिया ने, हमने सबने, दुनिया ने चैनलों पर और वीडियो उनकी देख ली। मुझे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, मैंने कहा ना कि पर्सनल केसेस को सेटल करने का जो एक काम है ना आम आदमी पार्टी का, जो ये संवैधानिक स्थितियों को तार तार कर देते हैं बात बात पर। इनको कोर्ट पे विश्वास नहीं है, इनको दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर पे विश्वास नहीं है, इनको दिल्ली के किसी और इनको इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं। कभी आपने सुना प्रखर भाई कि दिल्ली की किसी एक विधानसभा के अंदर में एक ओपन अथॉन, मतलब सौरभ भारद्वाज जो विधायक हैं, बाइज्जत वो बोलने के लिए मैं एमसी हूं, पता नहीं क्या हूं क्या नहीं हूं, उन्होंने दिल्ली के अंदर में जो
वोटिंग मशीन थी उसका पोस्टमार्टम कर दिया, बोला कि साहब देखिए इसको ऐसे किया जा सकता है, इसको ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर इतना ही विश्वास नहीं है तो मुझे तो इस बात पे भी शक है कि शायद आप इस जनादेश को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते, इस पर भी संशय खड़ा होता है। अब सर मैं आडवाणी जी और उनकी बातों पे जाऊंगा ईवीएम वाली चीजों को लेके, क्या हम शुभम जी रुक जाइए, अब एक सवाल बहुत जरूरी है, दोनों से एक मेरा दोनों से निवेदन है, पीयूष जी और शिवम जी दोनों रुक जाइए। स्थितियों को तार-तार करने का कोई काम कर सकता है तो आम आदमी पार्टी करती है और जोरदार तरीके से करती है। शिवम एक सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि हम अब चर्चा हमारी खत्म होने वाली है, हम अंतिम दौर में पहुंच गए इस चर्चा के, और एक अंतिम सवाल जो मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा, दोनों से एक ही सवाल है और ये सवाल दिल्ली की जनता का है। क्या शुरुआत जब ऐसी हुई आपके बीच में, जो देख ली कि किस तरह से दोनों तरफ से मेयर के चुनाव में चेयर चली, दोनों तरफ की गलती थी, दोनों को हमने देखा, कि अगले 5 साल भी यही जारी रहेगा या दिल्ली के विकास की तरफ भी आम आदमी पार्टी या बीजेपी मिलकर सोचेगी? ये सवाल मेरा दोनों से है। पीयूष आप बताएं, पहले आप। देखिए, हम तो चाहते हैं कि भाई एक बहुत ही सकारात्मक तरीके से एमसीडी चले और दिल्ली की जनता से जो वादे किए गए हैं वो वादे पूरे करना है, क्योंकि अल्टीमेटली दिल्ली की जनता ने जिनको चुन के भेजा है उनसे जवाब मांगेगी और मांगने का पूरा अधिकार है जनता को। तो ये यदि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे तो बहुत अच्छे से सारी चीजें चलती ही रहेंगी। उम्मीद भी हम करते हैं कि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, जितने तमीज के साथ में आज शिवम जी ने अपने पॉइंट रखे हैं और जितने व्यवस्थित तरीके से ये बहस चली है उसी तरीके से सदन के अंदर भी बहस चलेगी और सब चीजें जो जनता से प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस फुलफिल होगा। पर यदि लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जाएगी और पिछले दरवाजे से यदि सत्ता कब्जाने की कोशिश की जाएगी, जैसा अन्य कई राज्यों में हम देख चुके हैं, तो उसका प्रतिकार तो होगा। और ये जरूर है कि ये जो सीन है ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिवम जो बात पीयूष ने कही, एक गंभीर बात कही कि कब बीजेपी जो है पॉजिटिव विपक्ष की भूमिका निभाएगी। ये तय है कि जो मैंडेट मिला है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में मिला है एमसीडी में, तो क्या विपक्ष की भूमिका, एक अच्छे विपक्ष की भूमिका बीजेपी को निभाना चाहिए? वो समय आ गया है और इस तरह की चीजों से, इस तरह की बातों से हमें पार्टी को दूर रहना चाहिए। शुरुआत में मैंने एक बात कही थी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, मैंने शो के एक बात कही थी कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली नगर निगम चलाने का मैंडेट दिया है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपना दिल्ली के अंदर मेयर बनाए, डिप्टी मेयर बनाए। मेरे शब्दों में अगर हेरफेर हो तो आप मुझे गुनहगार साबित कर सकते हैं। दूसरी बात, हम भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो लगातार इतने वर्षों तक विपक्ष में रहा है, तो विपक्ष में कैसे काम करना और कैसे नहीं करना, इसके लिए हमें कोई किसी गाइडेंस की, किसी कॉपी या किताब की आवश्यकता नहीं है। हमें जिम्मेदार एक विपक्ष के नाते काम करना आता है और वो जिम्मेदारी से करेंगे। इसके लिए बहुत अच्छी बात कही कि विपक्ष के रूप में बीजेपी एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएगा। आखिरी कमेंट मैं डीके दुबे साहब से लेना चाहूंगा कि जो स्थितियां बन गई हैं एमसीडी के अंदर, उसमें अब कानून या अदालत में जाने का जो एक रास्ता आम आदमी पार्टी के पास खुला हुआ है, या फिर से सदन की कार्रवाई बुलाना चाहिए और मेयर का चुनाव होना चाहिए, इसमें आपकी राय क्या है? मेरा मानना, जो मेरा व्यक्तिगत मानना है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के अगर सारे कैलकुलेशन लगा दिए जाएंगे, 10 सदस्य अगर आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दे दीजिए तो भी आम आदमी पार्टी लगभग 30 वोट ज्यादा पाकर सरकार बना रही है वहां। अब चूंकि वो वहां मेयर चुनने की स्थिति में है, इसलिए पहला काम तो हो जाना चाहिए कि मेयर चुन लेना चाहिए। फिर उसके बाद ये जो प्रोसीजरल मैकेनिज्म पर डाउट है, इनके लिए कोर्ट पे क्लैरिटी आ सकती है, वहां पे स्ट्रक्चर पास हो सकता है। चूंकि सरकार बनाने, वहां मेयर चुनने में आम आदमी पार्टी को मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, क्योंकि 10 और 7 17 उनको मिला दोगे तो भी इनके पास जो है उनमें ये 14 वोट और मिला देते हैं तो भी ये 150 क्रॉस कर रहे हैं और वो 120 क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं उनको मिलाकर भी। इसलिए 30 का डिफरेंस लगभग है। सरकार मेयर तो ये चुन ही पा रहे हैं, इसलिए मेयर चुन लेना चाहिए और उसके बाद कोर्ट के रास्ते खुले हुए हैं ताकि एमसीडी का काम सुचारू रूप से चलने लगे। जो वर्क है ना वो पेंडिंग से आपने बहुत अच्छी बात कही डीके दुबे साहब कि एमसीडी का काम सुचारू रूप से चलना चाहिए। फिलहाल हमारा समय खत्म हो गया है, हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली की आम जनता चारों तरफ से परेशानियों से घिरी हुई है, वहीं दूसरी तरफ उसके नेता सदन से लेकर सड़क तक संग्राम कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली वाले सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी ही सारे विवाद खत्म हो और दिल्ली के विकास का काम शुरू हो। तो इसी उम्मीद के साथ 5 की पंचायत में हमें दीजिए अनुमति और देखते रहिए डीडी न्यूज।